विश्व का आर्थिक इतिहास। जब हम विश्व में मानव सभ्यताओं की चर्चा करते हैं तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में तीन प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर विकास की परिकल्पना की गई और मैं समझता हूँ वे परंपराएं थीं। पहला, धर्म अर्थ काम मोक्ष का भाव, अर्थात इस शरीर को धारण करने के कर्तव्य और इस संसार को पालन के लिए किए जाने वाले उपाय, अर्थात अर्थ, और इस संसार में मानव प्रजाति या संपूर्ण सृष्टि के सृजन के लिए प्रजनन, काम भाव तथा अन्याय अत्याचार से दूर रहने के लिए मोक्ष की परिकल्पना, ईश्वरीय तत्व को याद रखने का दृष्टिकोण। दूसरे, हमारी जो प्रमुख बात थी वो था वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था। और तीसरा महत्वपूर्ण बात था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संपूर्ण जीवन काल को 4 भागों में विभाजित करके सतयुग में हमारी उम्र 400 वर्षों की थी, इसलिए उस समय 100 वर्षों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास होता था। और उसी प्रकार से त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में आयु 100 वर्ष की रहने के कारण 1/4 हिस्सा प्रारंभिक, 1/4 हिस्सा ब्रह्मचर्य का, उसके बाद का हिस्सा मतलब 26 साल दूसरा चौथाई हिस्सा गृहस्थ का, तीसरा चौथाई हिस्सा वानप्रस्थ का और चौथा संन्यास का था। अलग अलग उम्र विधानों के अनुसार सतयुग में 400 वर्षों का कुल उम्र, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। तो ये 3 प्रमुख बातें थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। ये 3 प्रमुख सूत्रों पर हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास सन्निहित था। हमारे इतिहास के कालों में देखें, पूरी दुनिया के इतिहास को देखें, अमेरिका का कोई भी प्राचीन इतिहास हमें प्राप्त नहीं होता है विकास का, अर्थशास्त्र का। परंतु अगर हम भारत से शुरुआत करें तो भारत में वैदिक युग जो अधिकृत है, जो सिंधु घाटी की सभ्यताओं से प्रमाणित है, उसका काल लगभग 5000 ईसा पूर्व का है। ईसा पूर्व लगभग 3300 वर्ष माने तो आज से अगर उसे गिने तो लगभग वो 5000 वर्ष से अधिक की सभ्यता हमारे वैदिक कालीन सभ्यता रही है। उससे लगभग 7000 वर्ष, मतलब ईसा से लगभग 5000 वर्ष पहले हमारी सभ्यताओं का इतिहास है। प्रमाणिक इतिहास 3300 वर्षों का है। परंतु हम साहित्यिक इतिहास अगर देखें तो हमारे वेदों की संरचना लगभग ईसा से 5000 वर्ष पहले की है। ऋग्वेद की परंपराएं लगभग 5000 वर्षों की हैं। उसके बाद अथर्ववेद आया, अथर्ववेद बाद में आया। तो हमारे चारों वेदों की संरचना, हमारे पुराण उपनिषद इसके बाद आए। अगर हम बृहस्पति का काल देखें तो लगभग बृहस्पति और शुक्राचार्य का काल 600-700 ईसा पूर्व का रहा है। उसी दरमियान अगर हमें देखें
कि आचार्य कौटिल्य चंद्रगुप्त के शासनकाल में, और चंद्रगुप्त के बाद अशोक का समय आता है। अशोक का चंद्रगुप्त का समय 320 ईस्वी पूर्व के आसपास का है। अशोक का समय 265 से 241 ईसा पूर्व का है, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर और तक्षशिला से कर्नाटक तक था। अखंड भारत की परिकल्पना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसी समय हमें देखेंगे कि बौद्ध और जैन संस्कृतियों का भी प्रादुर्भाव हुआ, जो हम से निकल के बाहर गए, और उन्होंने अपने, उसका काल भी 600 ईस्वी पूर्व का है। अगर हम यहूदी साम्राज्य की बात करें, मध्य एशिया में यहूदी साम्राज्य की बात करें, और उनका कार्यकाल लगभग सुकरात से उनकी लगभग आर्थिक विचारों की शुरुआत होती है, और सुकरात का कार्यकाल 470 से 399 ईसा पूर्व का है। उसके बाद उनके शिष्य प्लेटो का आता है। प्लेटो का 427 से 347 ईसा पूर्व का समय है, और उसके बाद अरस्तु का आता है, जिनका समय 384 से 322 ईसा पूर्व का है। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, और ये यूनान में इनके विचारधाराएँ थी। यूनान के बाद रोम का साहित्य आता है, और रोम का जो काल है वो यूनान के बाद शुरू होता है, और वह 106 ईसा पूर्व के बाद आता है। ये रोम के जो आर्थिक विचारक रहे हैं वो रहे हैं सीसेरो, और उनका काल था 106 से 43 ईस्वी पूर्व का। आप ये देखेंगे कि मैं जब संपूर्ण विश्व के देखता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ, तो जो हमारी प्रमुख आर्थिक विचारधाराएं थीं वह व्यक्ति, समाज और समाज के परस्पर सहयोग पर निर्भर थी। हमारी प्रमुख विचारधाराएं, सबसे पहले एक परंपरागत कबीलों में हम लोग रहते थे। परिवारों की अपनी एक परंपराएं थी। परिवार का मुखिया ही पूरे घर की अर्थव्यवस्था को चलाता था। बाद में धार्मिक विचारों के आधार पर, और यहूदी और सनातन, चाहे वैदिक परंपराएं हों, बाद में यहूदी परंपराएं हों, जिसमें यूनान और रोम का एक प्रभुत्व और बाद में चैत्य का एक प्रभुत्व हुआ। चीन में भी आर्थिक विचारधाराएं ईसा से लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास शुरू हो गई थी, और चीन की दीवार भी उसी समय बनना प्रारंभ हो गई थी। आप ये देखेंगे चीन का भी अपना प्रभुत्व ईसा से 8वीं शताब्दी पूर्व शुरू हो गया था। भारत 5000 वर्ष पहले आर्थिक गतिविधियाँ शुरू कर चुका था, और उस पर अधिकृत साहित्य भी उपलब्ध था, और अन्य देशों में इसकी शुरुआत लगभग 6वीं ईसा से 6वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी के आसपास हुई। और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत की जो ग्रोथ रेट थी वह सबसे ऊपर थे, क्योंकि हमारा विचारधारा काफ़ी पुरानी थी। हम लगभग चाणक्य के समय जब हम आर्थिक परिकल्पना को देखते हैं, तो चाणक्य ने हर क्षेत्र में अपने विचार दिए, और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें चाणक्य का विचार ना हो। उन्होंने मूल्य के बाद सिद्धांत दिए। उन्होंने अर्थशास्त्र के एक विशाल दृष्टिकोण विचारधारा को परिलक्षित किया, और उन्होंने राज्य के संसाधनों को राज्य के अंदर रखा, भौतिक संसाधनों को और मानवीय संसाधनों को, साथ में व्यक्तिगत कृषि और पशुपालन जैसे व्यवसाय को व्यक्तिगत व्यवसाय में रखा। इस तरीके से दुनिया की जो प्रमुख विचारधाराएं बाद में पनपी, धीरे धीरे कबीलों के बाद जब धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर आर्थिक विकास की परिकल्पना आई, और बाद में सनातन वैदिक परंपराएं आई, और फिर यहूदी विचारधाराओं में यूनान और रोम का साहित्य आया, और अरस्तु प्लेटो जैसे लोग, प्लेटो और अरस्तु, और उसके पहले सुकरात को काफ़ी प्रताड़ित होना पड़ा। उनको जहर भी खिलाया गया। जब भी कोई अच्छा विचारक आता है, तो चाहे वो सुकरात हो, चाहे राम को भी अपने जीवन में काफ़ी कष्ट हुआ, कृष्ण को भी अपने जीवन में काफ़ी कष्ट हुआ, परशुराम को भी अपने जीवन में काफ़ी कष्ट हुआ, गौतम बुद्ध को भी अपने जीवन में बड़ा कष्ट हुआ, ईसा मसीह को भी अपने जीवन में बहुत कष्ट हुआ, सुकरात को भी अपने जीवन में काफ़ी कष्ट हुआ।
और इस तरीके से हम देखें तो ये चाणक्य के समय तक आते आते भारत दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ देश बन के उभर गया था। और ये कहने की बात नहीं है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में राज्य व्यवस्था प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर नियंत्रण करके रखी थी, और इसलिए और निजी क्षेत्रों में प्रायः विकास के दो विचारधाराएं रहती हैं। एक प्रकृतिवाद की विचारधारा अर्थशास्त्र में है, जो ये मान के चलती है कि आर्थिक घटनाएं स्वयं होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, उन पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। और दूसरा है बणिकवादी विचारधाराएं, जिसमें बणिकवाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद का दृष्टिकोण होता है। एडम स्मिथ जैसे लोग ये मान के चलिए कि प्रकृतिवाद के पक्ष में थे, और उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था को ओपन कर देना चाहिए, अर्थव्यवस्था को खुला कर देना चाहिए। लेकिन 16वीं सदी और 18वीं शताब्दी तक राष्ट्रवाद और बणिकवाद का अपना प्रभुत्व था, और राज्य पूर्ण रूप से अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करके रखा हुआ था। और इसी का परिणाम है कि चाहे वो यहूदी विचारधाराएं हों, यूनान और रोम की विचारधाराएं हों, जिसमें व्यक्ति और समाज सर्वोपरि था। मैं कभी यूनान की विचारधारा पर एक अलग से बात रखूँगा, क्योंकि मुझे वो विचारधारा काफ़ी अच्छी लगी। वहाँ पर हर 50 साल में यूनान की विचारधारा में जब मैं ये देखता हूँ, यहूदियों की विचारधारा में एक बड़ा अच्छी लगी कि उन्होंने कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे क्रम में रखा। साथ में उन्होंने कहा कि ऋण हमें देना चाहिए, लेकिन ब्याज उचित लेना चाहिए, और ख़ासकर विधवाओं से तो बिल्कुल ब्याज नहीं लेना चाहिए। उन्होंने एक 50 वर्षों में एक जुबली वर्ष की बात की, और ये कहा कि हर 6वें वर्ष में लोगों को अपनी ज़मीन खाली वर्ष छोड़ देना चाहिए। 5 वर्ष की खेती के बाद 6वें वर्ष में उसमें कोई खेती नहीं करना चाहिए। और जो खेती है उसको बेचने की परंपरा थी, परंतु उसको पूर्ण रूप से कोई बेच नहीं सकता था। उसको केवल कुछ समय के लिए वो गिरवी रख सकता था, और उसके लिए 50 साल का जो जुबली वर्ष है वो कितना दिन शेष रह गया, उसके आधार पर वस्तु उस ज़मीन का मूल्य निर्धारित करना पड़ता था। क्योंकि जुबली वर्ष में जिसकी प्राचीन ज़मीन पुरातन रूप से रहती थी, परंपरागत रूप से रहती थी, उसे वापस कर दिया जाता था। और इस तरह से सोने चांदी के रूप में वस्तुओं का भुगतान होता था। और ईसा से 700 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो समाज में एक मुद्रा प्रणाली सोने और चांदी के आधार पर थी। मतलब हम कितने सुदृढ़ थे कि हमारे स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राओं के आधार पर हम अपने परंपरागत समाज में भोजन, वस्त्र और निवास की व्यवस्था करते थे। और हमारे जो प्रमुख विकास का केंद्र था वो भोजन था, वस्तुएं थी, और निवास अच्छा होना चाहिए था। हम श्रम विभाजन की तकनीकी पे आधारित थे, चाहे वो यूनानी सभ्यता की बात हो, चाहे वो रोम की सभ्यता की बात हो। यहूदियों के विचार भी श्रम विभाजन पर ही आधारित थे। चीन में भी श्रम विभाजन को ही प्राथमिकता थी, और भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था भी श्रम विभाजन के आधार पर ही थी। इस तरीके से हम देखें तो श्रम विभाजन का एक प्रमुख स्थान था। आर्थिक वृद्धि और सामाजिक वृद्धि, साथ में राजनीतिक वृद्धि, राजनीतिक सत्ता। आजकल लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति पे प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये देखेंगे कि चाहे वो सिकंदर हो, सिकंदर भी गुरु सिकंदर के अरस्तु थे, और सिकंदर अलेक्जेंडर का अपने आप में एक नाम है। मैं समझता हूँ वो एक ग्रीक प्रशासक था, और भारत तक वो आके पूर्व वंश से समझौता करने के बाद वो वापस भी गया था। आप देखेंगे अरस्तु का, कौटिल्य का प्रभाव चंद्रगुप्त पर था। इस तरीके हमें देखें कि गुरुओं का, जब मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी दुनिया में 3 प्रकार के ऋषि हैं, देवर्षि, राजर्षि और सबसे ऊपर में ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षियों का अपना अलग स्थान है, चिंतन का अपना एक अलग स्थान है। चाहे वो आत्मा का चिंतन हो, चाहे वो परमात्मा का चिंतन हो, चाहे वो समाज का चिंतन हो, चाहे वो राष्ट्र का चिंतन हो, चाहे विश्व के कल्याण का चिंतन हो, और चाहे आर्थिक कल्याण, क्योंकि सारा विश्व का कल्याण आर्थिक कल्याण पर निहित है। इस तरीके से तमाम आर्थिक विचारों की मैंने यहाँ चर्चा की, चाहे वो ग्रीन के विचार हों, यूनान के विचार हों, रोम के विचार हों, भारत के विचार हों, चीन के विचार हों।
और ये हम देखा कि अंततः सारी सभ्यताएं विकास की केवल इस बात पर निगरानी कि आर्थिक विकास किस तरीके से किसी भी देश का किया जा सकता है। धन्यवाद।